आज कक्षा में साराकाश उपन्यास के उत्तरार्ध भाग का 7वें नंबर अध्याय की चर्चा करूंगा। ध्यान देने की बात है, साराकाश उपन्यास के 7वें नंबर यानी उत्तरार्ध के 7वें नंबर अगर भाग में देखा जाए तो यह घटना स्पष्ट किया गया है कि जब वह अपने पिताजी से डांट फटकार खाता है, पिटाई खाता है थोड़ा सा, इसके बाद में उसकी मुलाकात पिताजी से होती है तो पिताजी वहाँ थोड़ा विनम्र दिखते हैं। यानी पिताजी की डांट फटकार के 2 दिन के बाद घर का वातावरण बदल गया था। समर को प्रभा ने भी यह बात बताई थी। ध्यान दें, उस दिन आते हुए समर को थोड़ी देर हो गई थी। घर में पांव रखते ही बाबूजी का सामना हो गया। वे लकड़ियाँ लदवाए आ रहे थे, सब्जियां भी झोले में थीं। समर को लगा कि अब उस दिन का गुस्सा पुनः निकालेंगे, परंतु उन्होंने गुस्सा नहीं किया। अभी तो प्यार से बोले कि उसे जल्दी आकर खा पी कर जाना चाहिए, बहू भी उसके लिए भूखी बैठी रहती है, ठंडा खाना भी शरीर को नहीं लगता। एक लंबे समय के बाद समर ने बाबूजी के वात्सल्य का स्वरूप देखा था। उनके इस सपने, ध्यान दें, उनके इस अपनेपन के स्तर से वह घबरा गया था कि बाबूजी कभी बड़े डांटते हैं, कभी बिगड़ते हैं, कभी इतना प्यार की भावना भी उनके अंदर है। यानी यहाँ पर यह दिखाया गया कि आजकल के जो बच्चे हैं वह यही सोचते हैं कि माता पिता हमारे केवल बिगड़ते ही हैं, डांटते ही हैं, हमें पीटते ही हैं, उनके हृदय में हमारे प्रति प्यार नहीं है। लेकिन ये धारणा गलत है। हर माता पिता वह अपने बच्चों को इसलिए डांटता पीटता है, बिगड़ता है कि वह सही रास्ते पर चले, समय रहते हुए वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हर माता पिता की सोच यही होती है। तो ठाकुर साहब चाहे जो भी डांटते बिगड़ते हैं या कभी पीटते हैं उसको, तो इसलिए डांटते फटकारते हैं कि सही रास्ते पहुंच जाए। तो इस बात को दिखाया गया है, ध्यान देने की बात है। उन्होंने प्यार से आकर के बोला कि भाई समय पर खाना चाहिए, तो ठंडी रोटी, ठंडे भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद कम होते हैं। सब सारी बातें उन्होंने प्यार से समझाई। एक लंबे समय के बाद समर ने बाबूजी के इस वात्सल्य रूप को देखा था, उनके उस प्यार को देखा था, और नहीं तो बराबर वह यही देखा था कि माता पिता डांट फटकार के ही स्वरूप होते हैं। पहले जिन बातों पर कलह होती थी अब उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। अम्मा बात बात में कहती है कि समर सहारा देगा तो मुसीबतें कुछ कम हो जाएंगी। समर परेशान था। वह घर की अभी कोई मदद नहीं कर सकता था। उसकी कमाई में अभी उन दोनों का ही खर्च निकल जाए तो बहुत है। उन दोनों के बोझ से तो वे बच जाएंगे। बीए भी करना है, न करने पर दिवाकर को बुरा लगेगा, क्योंकि दिवाकर से उसने वादा किया था कि मैं पढ़ाई करूँगा, छोटा मोटा काम दिलवा दो, मैं पढ़ाई जरूर करूँगा। लेकिन घर वाले क्या होते हैं कि बड़ी उम्मीदें पाल बैठते हैं। जब बच्चे छोटी मोटी नौकरी करें या नहीं भी करते हैं तो उनसे एक उम्मीद पाल बैठते हैं कि यह हमारे सारे कष्टों को कम कर देगा, दुखों को कम कर देगा। आज छोटी सी नौकरी लगी नहीं, माता पिता बड़ी उम्मीद से उसके साथ जुड़ गए हैं, ढेर सारा स्वप्न पाल लिए हैं कि समर जो है हमारे कष्टों को, दुखों को कम कर देगा। लेकिन बेचारा समर तो दूसरा ही स्वप्न देखा है, किसी प्रकार से हम 2 यानी पति पत्नी का खर्च संभाल लेगा वो, और बाकी अपना वो पढ़ाई करेगा। लेकिन
उसके छोटी सी नौकरी लग जाने के बाद परिवार का रुख बदल गया। अब पिताजी प्यार से बोलने लगे हैं, माँ भी, उसका भी स्वरूप में, स्वभाव में बदलाव आ गया। और जेठानी जो थी, जो प्रभा के साथ हर समय 36 का आंकड़ा चलता था, उसका मुख में राम, बगल में छुरी, कब पाएँ कब काटी मूड़ी, जो भाभी का जो स्वरूप ऐसा था, अब वह भी बड़े विनम्र होकर के प्रभा से बात करती हैं। यानी सब कुछ बदल गया है। यानी एक बात तो स्पष्ट है, घर में अगर स्त्री का पति काम नहीं करता है, कोई भी औरत का, तो जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में उस स्त्री को उतना इज्जत नहीं मिलता प्रायः। अब उसमें कुछ को मिलता हो दूसरी बात है, लेकिन जिन स्त्री के पति अगर कमाते हैं, परिवार में उनको इज्जत ज़्यादा मिलता है। प्रभा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ध्यान देने की बात है। अब इसके बाद में वह एक दिन अपनी पत्नी को समझाता है, समर प्रभा को समझाता है, एडमिशन वगैरह का खर्चा, फीस, एक जोड़ा कपड़े, आदि में सब खर्च हो जाएगा। एक समस्या और थी, कॉलेज तो 8 को ही खुल जाएंगे, यानी 8 तारीख को खुलने वाला था। वेतन 15 के बाद मिलेगा, उधार और भी लेना पड़ेगा। अम्मा बाबूजी सभी आशा लगाए बैठे हैं। वह नहीं समझ पा रहा था कि घर वालों को यह बात कैसे समझाए। उधर रिजल्ट आने वाला था, समर नौकरी पर जाने लगा था, कॉलेज नहीं खुले थे, अतः वह प्रभा को कम से कम कष्ट देना चाहता था। अभी बिना खाए काम पर जाया जा सकता है और 11-12 बजे तक वापस लौटकर खाना खाया जा सकता है। पर समर जो है वो चाहता है कि प्रभा को कष्ट कम दें, लेकिन प्रभा जो है वह समर के लिए गर्म गर्म भोजन तैयार करना चाहती है। सबसे बड़ी बात है, वह रेल से दफ्तर जाता था। एक स्टेशन उसके घर के पास था और दूसरा दफ्तर के पास। 5 मिनट में ट्रेन वहाँ पहुँच जाती थी। गाड़ी के रुकते ही वह रेल की टूटी तारों वाली बाड़ से फुर्ती से बाहर हो जाता था और शान से सड़क पर चलने लगता। पहले 2 दिन उसे टीटी का डर लगा, फिर मन का डर निकल गया। रेल के सफ़र में उसे आनंद आ रहा था। काम शुरू में रोचक लगा था, पर बाद में मन उबने लगा। पहले कुछ दिन जोश में बहुत सारे पन्नों को प्रूफ पढ़ डाले कि प्रेस वाले चकित हो गए। मैनेजर ने बाद में सारे पन्ने लौटा दिए क्योंकि उनमें बहुत सारी गलतियां भरी पड़ी थीं। एक एक अक्षर कापी से मिलाकर जांचने के बाद उसका सिर गीली मिट्टी के लोदे जैसा हो जाता था। मशीनों की खटखट, ऊंचे गले से दिए गए निर्देश, मैनेजर का आकर खड़ा होना, ये सब वहाँ उबाऊ लगता। वह जाते जाते कह जाता कि बड़े धीरे प्रूफ देख रहे हो, मशीन खाली पड़ी है, जरा ध्यान से देखिए और कई बार देखिए। यह कार्य तो झाड़ू लगाने जैसा है, जितनी बार देखोगे गलती निकल ही जाएगी। लेखक ने बताने का प्रयास किया कि प्रूफ रीडिंग वाला काम झाड़ू लगाने जैसा होता है। जैसे झाड़ू घर में मारिए तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ झाड़ू से निकल ही जाता है। उसी प्रकार से घर यानी प्रूफ रीडिंग में जितनी बार पढ़िए कुछ न कुछ नई गलती सामने आ जाती है। ध्यान देने की बात है, काम करते करते जो ऊपर के ऑफिसर होते थे उसे कुछ सुनाते भी थे, लेकिन बाद में आदत बन जाने पर उसका मन वहाँ लगने लगा था। 12 बजता था। कड़कती धूप में आने पर समर पसीने से तरबतर हो जाता और भूख से चक्कर आने लगते। पहले 2 गिलास पानी पीता, फिर खाना।
ऊपर कमरे मंगाकर खा लेता। प्रभा भी तब तक भूखी बैठी रहती थी। वह खाना ऊपर ले जाती और दोनों मजाक था प्रेम पूर्ण भाव में यानी भोजन करते थे। कहने का मतलब यही है, हमारी भारतीय संस्कृति की भी बात यहाँ दिखाई गई कि स्त्रियाँ किस प्रकार से पति का इंतज़ार करती हैं और पति के साथ भोजन करती हैं। पति अगर भूखा हो तो पत्नी भी बेचारी भूखी बैठी रहती है। उस स्वरूप को भी दिखाया गया। पहले ही दिन समर ने प्रभा से कहा था कि उस समय से खाना खा लिया करे, उसके लिए इतनी देर भूखी न बैठी रहे। प्रभा ने मुंह बनाकर कहा, यहाँ खाने के लिए किसी को राह नहीं देखते। यानी जबकि अंदर ही अंदर वो बहुत प्रेम करती है और भूखी बैठी रहती है, लेकिन समर को दिखाने के लिए जैसे वो व्यंग थोड़ी सी मजाक के तौर पर कहती कि वो भी खा लेती है। ऐसी बात नहीं है, ताकि समर को कष्ट न हो। उसने ध्यान देने की बात है, उसने समर से कहा कि उसे घर के कामकाज में छुट्टी ही उस समय मिलती है। समर उसे अपने हाथ खाना खिलाना चाहता था, पर प्रभा ने कहा, हाय तुम मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे, कोई देखे तो घर के बाहर ही निकाल दे। हूँ साथ साथ खाना खा रहे हैं। समर ने उसे डांट कर खाना साथ साथ खिलाया करता था। प्रभा भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने शर्माते शर्माते समर के साथ खाने का सुख लिया। इसके बाद एग्जामिनेशन का उसके रिजल्ट आ गया। समर सेकेंड डिवीज़न से पास हो गया था, पर अमर फेल हो गया। अमर एक और बैठा वह रो रहा था। पूरा घर दुखी था। अब 1 साल उसे और पढ़ाना होगा। बाबूजी दोनों पर क्रोधित हुए। समर को प्रथम आने में उत्तीर्ण होना था, पर वह द्वितीय सेकेंड श्रेणी में पास हुआ और अमर जब फेल हो गया तो भाई साहब परिवार के अन्य लोग भी दुखी थे। प्रभा ने बताया कि वैसे तो भाभी अमर के फेल होने पर बड़ा दुख प्रकट कर रही थी, पर उन्हें सांत्वना दे रही थी, लेकिन भाई साहब से कह रही थी, अच्छा अंधेर है इस घर में, एक तो दिन रात इन लोगों को मुस्टंडों को खिलाया जाए और पढ़ाया जाए। यानी एक बात तो यहाँ पर साफ है कि संयुक्त परिवार की बातों को दिखाया गया कि किस तरह से बड़े जो घर के लोग होते हैं अधिक उत्तरदायित्व का पालन करते हैं, और वो बेचारे बड़े मेहनती थे। धीरज जो थे, समर के जो बड़े भाई साहब थे, यानी ये दोनों भी बड़े हो रहे हैं। कौन? समर और अमर। लेकिन अब उन लोगों का पढ़ाना लिखाना उन लोगों को थोड़ा नागवार लगता है, उसको धीरज को, कि भाई अभी लोग कुछ काम करें, कुछ ऐसा उसकी सोच है। क्योंकि जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार में यह मानसिकता होती है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि अभी कमाना शुरू कर दे, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे अपना। ये सब समस्याएं आती हैं। घर वालों के विरोध के बाद भी समर ने दिवाकर के साथ कॉलेज में प्रवेश लिया। 3 दिन की मेहनत के बाद समर का एडमिशन हो गया। वो भी पुराना विद्यार्थी होने के कारण अमर के दाखिले में बड़ी परेशानी हुई। अब प्रभाग के सामने मुसीबत असली यह थी कि 11 बजे प्रेस से छूटने पर समर सीधा कॉलेज जाता और 3 बजे वापस लौटता। सारा जिम्मेदारी, खान पान, नाश्ता पानी, भोजन सब वह प्रभा के सिर पर आ गया था। अभी 80 मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हुई थी कि वरना 4 साढ़े 4 बजे घर से निकलकर बड़ी मुश्किल से रात को 7:30-8 बजे तक वो घर पहुंचना संभव होगा। वो सब सोच रहा है। मिलिट्री ट्रेनिंग में न जाने पर 8 आने फाइन था। खाने की समस्या थी। प्रभा 3 बजे उठकर कुछ बना देती थी। समर को प्रभा का इस तरह काम में जुटे रहना अच्छा नहीं लगता था, पर प्रभा खुश थी। वो उसे ताज़ा खाना बना देती।
वह कहती गरम गरम खाने में से स्मार्ट लगोगे। उसने यह भी बताया कि अम्मा ने कहा कि यदि खाना ले जाना है तो ढंग से कि 4 पराठे सेक कर रख दिया करूं। यदि कोई मित्र साथ खाने बैठ जाए तो देखे तो सादी रोटी अच्छी नहीं लगती। ध्यान देने की बात है, प्रभा अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती है। दिन रात परिश्रम, भोर में 2:30-3 बजे उठ जाना, फिर रात 11 बजे तक मेहनत करना, यह सारा परिश्रम वो समर के लिए करती है। समर समझ गया कि यह सब इसीलिए हो रहा कि क्योंकि 10-11 की तनख्वाह जो मिलने वाली है। उसने प्रभा से कहा कि क्या वह भाभी को इस महीने का हिसाब दे सकती है। उसके उत्तर में प्रभा ने कहा, अम्मा दांत किड़किड़ा कहेगी खसम की कमाई का हिसाब दे रही है। समर ने परेशान होकर कहा कि जी में आता है कि इस सब चक्कर को छोड़कर 60-70 रुपये की कलर की कर ली जाए और शांति से जिया जाए। पर प्रभा का कहना था कि बात पैसों की नहीं है, उनके सपनों की है। प्रभा ने समझाया कि यह छोटी सी मुसीबत है, दूर हो जाएगी, पर सपनों का सुख भी तो वे ही उठाएंगे, कोई समर का साथ दे या न दे, पर प्रभा तो उसका साथ अवश्य देगी। यानी कहने का मतलब प्रभा जानती है और समर भी इस बात को जानता है, जो व्यक्ति कष्ट कर के आगे बढ़ता है, दुख तो शुरू में बहुत सारी आती हैं, समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन पढ़ाई अगर जारी रखी जाए तो एक दिन उसका परिणाम फल अच्छा मिलता है। ध्यान देने की बात है। प्रभा के इस कथन से समर को बल मिला और उसके धैर्य के विषय में विस्मय करते हुए उसने पूछा क्या इतनी मुसीबतें सहते हुए उसके मन में कभी पराजय की भावना नहीं आई। प्रभा ने कहा कि मुसीबतें सहते सहते उसका डर दूर हो गया और अपनी इस अध्यापिकाओं जैसी भाषा पर वह लजाकर नीचे देखने लगी। समर ने यह कहकर कि वह हारा नहीं है, दोनों हाथों से उसके दोनों कंधे पकड़कर प्रभा का सिर उठाया तथा दोनों रोमांचित हो गए। यानी ध्यान देने की बात है, दोनों में बड़ा प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक जीवन चल रहा है। दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। यही पति पत्नी के बीच में सार्थक संबंध होना चाहिए और उसी संबंध को इस अध्याय नंबर 7वें में यानी उत्तरार्ध के 7वें अध्याय में दिखाया गया है। धन्यवाद।